हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगनर्स कॉस्मोस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी वीडियो भी बहुत टाइम से अपलोड नहीं हो पा रही थी। उसके पीछे की वजह ये है, एक तो फेस्टिवल सीजन चल रहा था और दूसरा आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। पर अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ आप लोगों के लिए। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी आप लोगों को। तो जैसे आप लोग ने सुना ही है कि सीटेट का एक तो आपका फरवरी में एग्ज़ाम होना है, ठीक है, और दूसरा केवीएस की भी वैकेंसी आने वाली है। तो इन दोनों के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इस चैनल पर ये एनआईओएस के ब्लॉग्स के अलावा, एनआईओएस कराने के अलावा मैं आपको एनसीईआरटी भी कराऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्लास थर्ड की सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ ईवीएस की। अब मैं क्लास फोर्थ की ईवीएस की जितने भी आपके चैप्टर्स हैं न्यू एनसीईआरटीज़ में, वो सब कवर करवाऊंगी थ्रू नोट्स, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो अगर आप लोग ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उन एनसीईआरटी की वीडियोस को भी ज़रूर देखना, ठीक है। सीटेट के बच्चों के लिए और केवीएस के बच्चों के लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 5th तक की एनसीईआरटी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें कि हम 501 ब्लॉक कर रहे थे। 8 चैप्टर तक हमने ख़त्म कर लिया और आज हमारा चैप्टर शुरू होगा 9, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लिटरली दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर है। तो चलो शुरू करते हैं। सुविधा वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा, ये है प्रस्तावना। प्रस्तावना में कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, अधिगम उद्देश्य, और यहाँ से आपका चैप्टर शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंट जो भी है वो हाईलाइटेड है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभिज्ञमता तथा अवधारणा संबंधी मुद्दे, इसमें क्या कह रहा है? 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उन जिलों में लागू किया गया जहाँ पे मैं क्या कह रहा है बच्चों, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये DPEP क्या होता है, पता है ना मैंने आपको। आपका हो गया ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। 20वीं शताब्दी के दशक में चलाया गया था और कहाँ चलाया गया था? जहाँ पे महिला साक्षरता दर औसत राष्ट्रीय औसत से नीचे है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद है बच्चों आपका अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ना बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते थे। जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी वहाँ पे मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, इसलिए मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दोनों में अंतर है कि नहीं है? बताओ आप, क्या डिफरेंस है? जाति और जनजाति में डिफरेंस है कि नहीं है? सेम ही है। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि जाति और जनजाति सेम ही है, बट ऐसा नहीं है। जाति अलग हो गया अनुसूचित, और अनुसूचित जनजाति अलग। डिफरेंस क्या है ये भी समझ लो। अनुसूचित जाति किसे कहा जाता है बच्चों? ऐसी जाति जो सामाजिक, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पे क्या हुआ था? जो कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था, आपको पता है ना, भेदभाव बहुत बहुत होता था। हाँ, जो पिछड़ी जाति थी उन्हें समान स्तर पर लाने के लिए कुछ जातियों को स्पेशल वो कानून में दर्जा मिला, जिनको की कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ दी गई, उन्हें बोला गया अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति सेम ही होते हैं आम लोगों की तरह, जो सेम खाना खाते हैं, सेम भाषा बोलते हैं, सेम कपड़े पहनते हैं, कल्चर सब कुछ उनका सेम ही होता है, ठीक है। बस क्या होता है कि कास्ट के उसमें जिसे पहले दबाया गया था उनको कि ऊपर ले आओ, उनको भी, वो भी समान स्तर पर आ जाए, तो ये उनको संविधान में कुछ दर्जा प्राप्त, कुछ अधिकार दिए गए। अनुसूचित जनजाति क्या होते हैं? जो बच्चों आदिवासी, जो जंगलों में निवास करते हैं, ठीक है, इसमें ना आदिवासी लोग आते हैं, उन्हें जनजाति बोला जाता है, ठीक है। इनका सब कुछ अलग होता है, इनका धर्म, हमारी उनका संस्कृति, इनकी भाषा, इनके कपड़े, इनका पहनावा, इनका एवरीथिंग एक नॉर्मल लोगों से बिल्कुल ही अलग होता है। उनको अनुसूचित जनजाति कहते हैं। जनजाति यानी कि बिल्कुल अलग, जाति यानी कि सेम पर पिछड़े हुए हर तरीके से। अब कंफ्यूज मत होना जाति और जनजाति में, क्योंकि ये दोनों तुम बार बार पढ़ोगे और तुमको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात, यही चीज़ मैं तुम्हें बताई थी कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत आज़ाद हो गया था तो उसके बाद था कि नहीं, इनकी दशा को, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनकी दशा को सुधारने के लिए भी भाई सरकार को कोई ना कोई कदम उठाने चाहिए। तो उन्होंने संविधान में इनको एक विशेष दर्जा दिया, ठीक है, जिसमें इनको कुछ अलग अलग अधिकार और इनके लिए अलग से कानून कुछ बनाए गए थे, ठीक है, याद रखना। अनुसूचित जाति के बाद बेटा एक टीचर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल में अनुसूचित जाति के बच्चों को इक्वल लाने के लिए, ठीक है, उनके जो बच्चों के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दे रखा है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, वरना तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। जैसे बच्चों की आवाज़ों को ध्यान से सुनना इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसी तरीके की चीज़ें। ये इंपॉर्टेंट है। नाली काली, नाली काली क्या है?
तो देखिए बच्चों, ये 1990 के दशक में कर्नाटक राज्य ने आरंभ किया था तथा जिसमें बच्चों को उनके अधिगम स्तर के आधार पर नाली काली जो प्रोग्राम चलाया गया था, सबसे पहले कौन से स्टेट ने चलाया? तो भाई कर्नाटक ने। कब? 1990 में। क्या था कि बच्चों को ना जाति या लिंग के आधार पर नहीं, उनके अधिगम स्तर के आधार पर समूह में बांटना कि ये बच्चे जो है ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत जल्दी सीख लेते हैं ये बच्चे, मतलब निम्न स्तर के जिनको सीखने में टाइम लगता है, तो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, बजाय इसके कि ये ऊंची जात के बच्चे हैं, ये नीची जात के बच्चे हैं, ये लड़का अलग, ये लड़की अलग। तो ये इसको ख़त्म करने के लिए इस प्रोग्राम को कर्नाटक सरकार ने अपनाया था नाली काली 1990 में। ठीक है, अधिगम स्तर पर समूह में बांटा गया, बस, और कुछ नहीं करना तुम्हें। प्रायः देखा गया है कि अपवर्जन यानी कि बहिष्कार, ठीक है, की समस्या अत्यधिक स्थानिक तथा संदर्भ सापेक्ष के रूप में उभर कर आती है, बस। हाँ, अब देखो, तुमने पढ़ा था बच्चों ये अनुसूचित जनजाति, तुमने पढ़ा था अनुसूचित जाति, और ये है अनुसूचित जनजाति। कौन होते हैं अनुसूचित जनजाति? अभी मैंने तुम्हें बताया था, जैसे कि जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं, जो आम लोगों से थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, ये उनके बारे में बात कर रहा है। और इसको आर्टिकल 46 में लिया गया है। आर्टिकल 46 इनसे रिलेटेड है, ठीक है, जिसके अनुसार ये स्पष्ट है कि इन लोगों के शैक्षिक तथा आर्थिक विकास का दायित्व राज्य का है। जिस भी राज्य में वो निवास करते हैं वही राज्य इनका विकास करेगी, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से। जिस प्रकार जातियों की अनुसूची बनाई गई, उसी प्रकार जनजातियों की भी अनुसूची बनाई गई। जाति और जनजाति, जाति यानी कि बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बस फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से थोड़े पिछड़े हुए होते हैं, और जनजाति यानी कि आदिवासी जो जंगलों में निवास करते हैं, जो थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, आम लोगों से। जनजातीय लोग, इसमें कुछ नहीं है, बस वही पढ़ना है तुम्हें। दैनिक वार्तालाप में वे लोग अपनी स्थानीय बोली का प्रयोग करते हैं, वही उनका अलग सब कुछ। मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि वो अलग है, तो भैया उनके बच्चे भी अलग ही होंगे, राइट। उनके बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे जो उनकी फैमिली उन्हें सिखाएगी। तो ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए भी गवर्नमेंट ने काम किया है, क्योंकि सभी को एक समान लेकर आएंगे तभी तो पढ़ाई और शिक्षा दी जा सकती है ना, सबको एक जैसी सी, वरना तो भेदभाव कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि वे किसी विद्यालय में वर्ष भर नहीं पढ़ सकते, अतः जनजातीय बच्चों का विद्यालय में आकर्षित करने के लिए वर्ष भर क्यों नहीं पढ़ सकते बच्चों? क्योंकि ये ना स्थानांतरण करते रहते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, इसीलिए फिक्स होकर ये हम लोगों की तरह नहीं रहते कहीं पे, और वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो अतः जनजातीय बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने के लिए उन्हें वहाँ विद्यालय में बने रहने के लिए विशेष तरीकों की आवश्यकता है। किस किस तरीकों की आवश्यकता है? तो भाई ये यहाँ पे लिखे गए हैं, निम्नलिखित। प्राथमिक शिक्षा के पहले वर्ष में उनकी जो मातृभाषा में उनको शिक्षा दो, ठीक है, किसी भी भाषा में हो, एक बार तुम पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कि तुम जो जनजातीय बच्चे हैं, जनजातीय बच्चों को स्कूल में रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये उन्होंने कुछ चीज़ें सुझाई हैं अपनी तरफ से, ये तुम कर लेना, एक बार रीड कर लो, उसमें कुछ ऐसा पढ़ाने वाला नहीं है, ठीक है। अब ये EGS क्या है, इसके बारे में मैं तुम्हें अभी बताऊँगी डिटेल में, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें। एक ये देखो, आश्रम विद्यालय के लिए गुणवत्ता संशोधन कार्यक्रम। आश्रम विद्यालय क्या है? नाम से तुम्हें कुछ तो पता लग रहा होगा, फिर भी समझ लो। महाराष्ट्र सरकार के जनजातीय विकास विभाग के अनुरोध पर आश्रम स्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया। विज्ञान और गणित की शिक्षा में सुधार लाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और साइंस। कहाँ गया? ये रहा साइंस। आश्रम विद्यालय जहाँ पर परियोजना आरंभ की गई प्राचीनतम भारतीय गुरुकुल पद्धति पर आधारित था, और जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अपेक्षित जनजातीय वर्ग को शिक्षित करना था। यह कार्यक्रम का संचालन 1993 से 1997 के मध्य होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र के 3 जिलों में किया, जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र का पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र के 3 जिलों में किया गया, जो कहाँ स्थित है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र। इस कार्यक्रम का फोकस 3 चीज़ों में था। कौन सी 3 चीज़ें? क्षमता विकास, एबिलिटी डेवलपमेंट हो गया तुम्हारा, अध्यापक प्रशिक्षण, और तीसरा हो गया बालकों के मध्य अनुक्रिया। ये 3 चीज़ों पर ये आधारित था, इन 3 पर इनका बहुत महत्व था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस दिया था, फोकस किया था कि इन तीनों में सुधार करना ही करना है। सबसे पहला तुम्हारा क्षमता विकास, समझाने का नहीं है, तुम पढ़ लो एक बार इसे। दूसरा हो गया बच्चा तुम्हारा अध्यापक प्रशिक्षण, एक बार रीड कर लो जितना हाईलाइट कर रखा है, और हो गया बालकों के मध्य अनुक्रिया, एक बार इसको रीड कर लो बस, ठीक है। और बच्चों ये आ गया तुम्हारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। कंफ्यूज मत होना, कई बार तुम ये देखोगे CWSN, कंफ्यूज मत। इसका फुल फॉर्म हो गया चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है।
सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि विशेष आवश्यकता वाला प्रत्येक बच्चा, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो या आवश्यकता की मात्रा कितनी भी हो, उसे अर्थपूर्ण और गुणवत्ता शिक्षा दे। कैसा भी बच्चा क्यों ना हो बच्चे, सर्व शिक्षा अभियान में ये बोला गया है कि किसी भी तरीके का बच्चा क्यों ना हो, चाहे उसमें किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी क्यों ना हो, उसको भी पढ़ाई करने का समान मौका मिलना चाहिए जो कि नॉर्मल बच्चे को मिलता है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शून्य अस्वीकार नीति को अपनाया गया। ये DSSB में क्वेश्चन आ चुका है कि शून्य अस्वीकार नीति, ये बच्चों DSSB में आया हुआ है, भूलना नहीं है, कि शून्य अस्वीकार नीति किस अभियान के अंतर्गत अपनाया गया था, तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसको अपनाया गया था। ठीक है, किसी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उसकी शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। शून्य अस्वीकार नीति यानी कि तुम किसी को भी एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकते। ठीक है, कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये तुम ये नहीं कर सकते, तो इस वजह से तुम कि मना कर दो तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर्सन विथ डिसेबिलिटी अधिनियम 1995 के साथ सर्व शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क वादा करता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ऐसे परिवेश में पढ़ाया जाए जो उनकी अधिगम आवश्यकताओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो। कुछ समझाने का नहीं है इसमें, मैंने कहा था ना ये चैप्टर बहुत इजी है बच्चों, बस एक बार ना तुमको अपने ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, तुम इजीली इसको समझ जाओगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट भी है। और तीसरा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कुछ भी, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन अथवा परीक्षा के लिए आवश्यक रियायतें दी गई हैं। गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें निकाली हैं कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? दृष्टि बच्चों को लेखक की मतलब जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनको एक लिखने के लिए उनको एक व्यक्ति दिया जाएगा। जब वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे उनको एक व्यक्ति देगा जो लिखने का काम करेगा। ठीक है, डिस्लेक्सिक या स्पास्टिक बच्चों को अतिरिक्त समय की सुविधा। अब ये डिस्लेक्सिक बच्चे क्या होते हैं मैं तुम्हें डिटेल में नहीं बताऊंगी, आगे है डिटेल में बताओ, उसमें तुम्हें ऑलरेडी पता लग जाएगा। वैसे एक तारे ज़मीं पर मूवी देखी है ना, वो बच्चे को डिस्लेक्सिया होता है, अब तुम समझ जाओ। को अतिरिक्त समय की सुविधा यानी कि टाइम दिया जाएगा। श्रवण बाधित और डिस्लेक्सिक बच्चों को श्रवण बाधित यानी कि जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है को मात्र एक भाषा में पढ़ाने का विकल्प आदि ये गवर्नमेंट इनको देती है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से सुदूर बच्चों की शिक्षा। अब ये क्या कहना चाह रहा है? भौगोलिक दृष्टि, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि हर 1 किलोमीटर पे एक प्राइमरी स्कूल बनना चाहिए, जहाँ बच्चे रह रहे हैं उनके 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल होना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन ऐसे भी कई जगह पे है जहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदर कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। उसके पीछे की वजह ये हो सकती है तो कि वो मे बी वहाँ पे बच्चे बहुत कम हो। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर बच्चों ये शिक्षा गारंटी योजना केंद्र EGS एजुकेशन गारंटी स्कीम जो है वो स्थापित किया गया है। मतलब जिस भी क्षेत्र में बच्चों जहाँ पे 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं है और वहाँ पे 15 बच्चे ऐसे हैं जिनको प्राइमरी एजुकेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे शिक्षा गारंटी योजना केंद्र खोले जाएंगे। भौगोलिक दृष्टि से दूर यानी कि जो दूर हैं, स्कूल के दायरे से दूर हैं, उनके लिए है ये। ठीक है, उनमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा और जब तक कि वहाँ पे कोई स्कूल, स्थायी स्कूल, वहाँ पे औपचारिक स्कूल नहीं खुल जाता। ठीक है, और इसमें एटलीस्ट 15 बच्चे होना कंपलसरी है, तभी वहाँ पे ये केंद्र खोला जाएगा। और पर्वतीय क्षेत्र यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में 10 बच्चे होना कंपलसरी है, याद रखना। EGS क्या है? तो भाई ये है। ठीक है, और EGS की शिक्षा कैसे दी जा सकती है? तो भाई उसमें क्या क्या कर्तव्य है टीचर्स के, स्कूल्स के, वो इसमें दिए गए। पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, अदरवाइज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें बोलूँगी एक बार पढ़ लो, पढ़ने में क्या जा रहा है। जिस पे मैंने टिक किया ना उसको एक बार देख लो। EGS समझ में आ गया? ठीक है, शिक्षा गारंटी योजना, एजुकेशन गारंटी स्कीम। ठीक है, ये चलाया जाता है जहाँ पे 15 बच्चे हो और 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्राइमरी स्कूल ना हो, वहाँ के लिए। पहाड़ी क्षेत्रों में ये 10 है, बस इतना याद रखना। उसके बाद है बच्चों शिक्षा गारंटी योजना केंद्र, ये वही है जो तुम्हें मैंने बताया। हाँ, ये एक और चीज़ रह गई थी, 6 से 14 साल के बच्चे, वही मैंने तुम्हें बताया ना, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, प्राइमरी जिसको प्राइमरी एजुकेशन चाहिए तो वही 6 से 14 के बीच वाले बच्चे ही होंगे। तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, है ना। तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए जहाँ पे 15 बच्चे हों और कोई भी स्कूल नहीं है 1 किलोमीटर में, तो वहाँ पे तुम ये केंद्र खोलोगे। शहरी सुविधा वंचित बच्चों की शिक्षा। अब देखिए, जो शहरी सुविधा वंचित बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ काम किए हैं। क्या क्या काम किए हैं? तो बच्चा, एक तो हो गया तुम्हारा गैर सरकारी संगठन। प्रथम एक संगठन है। प्रथम क्या है? एक संगठन है। कौन सा संगठन? गैर सरकारी संगठन, एक NGO है जो सरकारी व्यवस्था के साथ मिलकर बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही है। किसके लिए? शहरी सुविधा वंचित बच्चों के लिए। कौन सा, क्या नाम है? प्रथम। और ये मुंबई से प्रथम
संगठन ने नगर निगम के सहयोग तथा कलकत्ता में नगर स्तरीय क्रियाविधि सिटी लेवल प्लान ऑफ एक्शन, ये जो है ये बच्चों के लिए क्या काम करती, कौन से बच्चों के लिए काम करती है, शहरी सुविधा वंचित बच्चों। अब इसके बारे में तुम डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। बस इतना याद रखना, जो प्रथम है मुंबई से है, एक एनजीओ है जो शहरी बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है जो सुविधा वंचित है। अब शहरी सुविधा वंचित क्या, कौन से बच्चे हो गए बच्चों, देखो शहरी स्लमों की विशेष समस्या होती है कि गलियों में घूमते फिरते वाले बच्चे की शिक्षा, देखा होगा ना अगर आप शहरों में रहते हो तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे भाई सारे अमीरी हैं या सारे इतना पैसा है कि वो इजीली अपना लाइफ स्टाइल मैनेज कर पा रहे हैं और बच्चों को सही एजुकेशन दे पा रहे हैं, नहीं। सड़क पे घूमने फिरने वाले बच्चे भी दिखेंगे आपको, भीख मांगते हुए बच्चे भी दिखेंगे बच्चों आपको, कबाड़ी का काम करते हुए भी बच्चे दिखेंगे। ऐसे व्यक्तियों के बच्चों की शिक्षा जो शहरी स्लमों में काम करते हैं या रहते हैं, स्लम एरिया आपको पता ही है, कहीं हर जगह है, आसपास देखो, दिल्ली में देखोगे तो बहुत मिल जाएंगे बच्चों आपको। उद्योगों में काम करने वाले बच्चों की शिक्षा या घर में चाय की दुकानों में इत्यादि में काम करने वाले बच्चों को शहरी सुविधा वंचित बच्चों की कैटेगरी में रखा गया है और उनकी एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने काम किया है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं यार। अब हमारा ब्यूरोक्रेसी करप्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी ये बताओ। शहरी गरीब अर्थात ऐसे माता पिता के की आय बहुत ही कम होती है, मतलब ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की आय बहुत कम होती है उनको शहरी गरीब बोला जाता है, ठीक है। शहरी निर्धन बच्चों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया जा सकता है। अब शहरी निर्धन बच्चे कौन से होते शहरी निधन बच्चे कौन कौन से होते हैं, तो भाई ये सारे होते हैं, वेश्याओं के बच्चे, गलियों में घूमते फिरते बच्चे, भिखारी बच्चे, कबाड़ी बच्चे, ये सारे बच्चे पढ़ लो एक बार, ठीक है। ये आते हैं शहरी गरीबी बच्चे के कैटेगरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद है बच्चों आपका उनके लिए क्या क्या काम किए गए, तो भैया इनके लिए सेतु पाठ्यक्रम, उपचारात्मक पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कार्यक्रम तथा बैक टू स्कूल कैंपस की सहायता से शिक्षा का प्रबंधन किया जा सकता है शहरी गरीब बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद है श्रमजीवी बच्चों की शिक्षा, जो बच्चे काम करते हैं। भारत में बाल श्रम को अवैध घोषित किया हुआ है, याद रखना बच्चे। देखो ऐसे भी बच्चे हैं जो दिन में काम करते हैं, अब इनकी माता पिता की इतनी आय नहीं होती कि इन्हें पढ़ा सके, तो ऐसे बच्चों के लिए अब उनका दिन में स्कूल आना पॉसिबल नहीं है, तो बच्चों ऐसे बच्चों के लिए ना रात्रि विद्यालय की स्थापना की गई है, ठीक है। आजकल शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे रात्रि विद्यालय विद्वान हैं, लेकिन वहाँ की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम है, एक तो भाई वहाँ का पाठचर्या जो होता है, सिलेबस है, सेम वैसा ही होता है जैसा कि जो दिन में स्कूल होता है ना, सेम वैसा ही होता है, लेकिन उन बच्चों के पास इतना वक्त नहीं होता कि उसको वो कवर कर सके। दूसरा, रात्रि विद्यालय में काम करने वाले अध्यापक तथा पढ़ने वाले विद्यार्थी के पास उतना समय नहीं होता जितना कि नियमित विद्यालयों में स्थित होता है। प्राय वही टीचर होते हैं बच्चों जो दिन में पढ़ाते हैं। अब तुम सोचो कि तुमको मैं दिन में पढ़ाने के लिए भी बोलूं और मैं तुम्हें बोलूं बच्चों तुम रात में भी जाके किस स्कूल में पढ़ाओ, कि तुम पढ़ा पाओगे ढंग से, तुम खाना पूर्ति करोगे ना कि जल्दी जल्दी खत्म हो घर जाऊँ, क्योंकि भाई बॉडी है, बॉडी थक गई है, उसको तो रेस्ट की ज़रूरत होती है ना। हम चाह के भी उतने एनर्जी से नहीं पढ़ा पाएंगे जितना कि हम मॉर्निंग में पढ़ा पाए या पहले शिफ्ट में पढ़ा पाते। ये सारी चीज़ें ना प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं रात्रि वाले बच्चों के, पर फिर भी स्कूल बहुत सारे हैं अभी भी, ठीक है। तो आवश्यक है कि बच्चों ये कह रहा है कि अब इसको तुम सॉल्व कैसे कर सकते हो, तो उनके सिलेबस में चेंज कर दो, ठीक है। उनका सिलेबस, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है तो सिलेबस थोड़ा कम करो, इंपॉर्टेंट चीज़ें रखो, टीचर्स दूसरे ले आओ जो दिन में पढ़ा रहे हैं उनको नहीं लेकर दूसरे नए टीचर्स को लो, इससे उनकी शिक्षा में की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। अब है बच्चों अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा। अल्पसंख्यक उन्हें कहा जाता है बच्चों जिनकी संख्या कम होती है। अल्पसंख्यक, अल्प और संख्यक दो शब्द से मिलकर बना है, तो तुम्हें पता लग ही गया होगा। जिनकी संख्याएं कम होती हैं, भाषा के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, संस्कृति के आधार पर हो सकता है। जैसे भारत में पारसी मोमडन्स कम्युनिटी हो गया आपका, पारसी कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी आदि ऐसे लोग हैं, कम्युनिटी हैं जिन्हें अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। अब इनके बच्चों की शिक्षा में भी देखो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, क्योंकि अब इनकी भाषा अलग है, इनका कल्चर अलग है, तो नॉर्मल बच्चों के साथ जिनकी संख्याएं ज़्यादा हैं उनके साथ अगर ये बच्चे जब बैठ के पढ़ाई करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और वो बच्चे अलगाव महसूस करेंगे, तो इस अलगाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखिए ये कारण दे रखा है, एक बार इसको पढ़ लो। शैक्षिक सहायता प्रणाली, अब ये क्या कह रहा है, देखो विद्यालय शिक्षा में अध्यापक सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण पक्ष है। एक कार्यरत अध्यापक का सशक्तिकरण विभिन्न तरीके से किया जा सकता है। वेतन वृद्धि कर दो भाई, सैलरी बढ़ाओ, विद्यालय में सुविधा बढ़ाकर कार्य संपादन में स्वतंत्रता तथा अध्यापक सशक्तिकरण किया जा सकता है। ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। भारत में हमारे पास, ये तुम एक बार पढ़ लो, ईजी लैंग्वेज में है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारे एक शैक्षणिक प्रयास में सहायता करने के लिए आगे आया है, ठीक है।
अक्टूबर 2004 में इसने एक समर्पित सैटेलाइट जिसका नाम एडुसेट है शुरू किया। कब? अक्टूबर 2040 में। सैटेलाइट का नाम क्या है? एडुसेट। किसने शुरू किया? इसरो ने शुरू किया था। जियो स्टेशनरी कक्ष में स्थित यह सैटेलाइट दिन में हर समय और वर्ष में प्रतिदिन शैक्षिक क्रियाकलाप के लिए उपलब्ध है। शैक्षिक क्रियाकलाप के ये भी बच्चों DSSB में क्वेश्चन आया हुआ है कि शैक्षिक क्रियाकलाप के लिए जो आपका सैटेलाइट है वो कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दे रखा था, याद रखना एडुसेट। ठीक है, किस कक्ष में है? जियो स्टेशनरी कक्ष में। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, एक तो इसका नाम भी आया था और एक इसका मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है अभी कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके का था, पर आंसर इसका जियो स्टेशनरी कक्ष ही था। ठीक है, तो ये दोनों तुम याद रखना, सभी याद रखना। एक्चुअली अक्टूबर 2004 में भेजा था किसने? इसरो ने। सैटेलाइट का नाम एडुसेट और कौन सा कक्ष? जियो स्टेशनरी, जो शैक्षिक कार्यक्रम के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता है। ठीक है, इसके कारण विशेषज्ञ और अध्यापक एक दूसरे के निकट आए हैं, साथ ही साथ वीडियो सम्मेलन भी हुआ है, बातचीत भी बढ़ी है, क्या हुआ है, और अपने अनुभव का आदान प्रदान भी करने लगे हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, भूलना नहीं। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, अब ये क्या है? OER। तुम वीडियो देख रहे हो बच्चों, ये वीडियो तुम चाहे 10 बार देखो, तुम 20 बार देखो, तुम कहीं भी देखो, तुम कभी भी देखो, क्या इसके लिए कोई भी पैसे लगेंगे? नहीं लगेगा, कुछ भी चार्ज नहीं है, तुम फ्री में देख सकते हो। तुम NCERT की वेबसाइट पर जाओ, तुम फ्री में कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हो। क्या उसका कोई तुम्हें पैसा देना है? नहीं। तुम कहीं भी पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो, राइट, जिसमें 1 भी रुपये तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। वही है बच्चों ओपन एजुकेशन रिसोर्स, समझ गए? जिसके लिए तुम्हें कोई भी डाउनलोड कर कक्षा अध्यापन के लिए बिना कोई खर्च के इसका यूज़ किया जा सकता है, राइट। अब है बच्चों विद्यालय के लिए मुक्त शैक्षिक संसाधन, विद्यालय के लिए मुक्त शैक्षिक संसाधन परियोजना, प्रोजेक्ट ऑन ओपन एजुकेशनल रिसर्च फॉर स्कूल, OER फॉर अस। होमी भाभा विज्ञान केंद्र, जो विज्ञान तथा गणित के शिक्षा के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक राष्ट्रीय केंद्र है, ने हाल ही में एक निःशुल्क ज्ञान संसाधन विकसित करना आरंभ किया। ठीक है, क्या? तो देखो, इस परियोजना का निधियन महाराष्ट्र सरकार करती है। OER फॉर अस जो है, इसका जो पैसा है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है। ठीक है, होमी भाभा विज्ञान के तुमने अभी पढ़ा था, आश्रम विद्यालय जब पढ़ रहे थे तुमने ये नाम ऑलरेडी पढ़ा था। किसके लिए? विज्ञान और गणित के लिए। रिलेट करना सीखो बच्चों, ठीक है, नए ज्ञान में पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ो, है ना, पढ़ा है तुमने कई बार। चलो आगे बढ़ो। ये राजीव गांधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग द्वारा किया जाता है और इसका कार्यान्वयन होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, महाराष्ट्र ज्ञान मर्यादित तथा इंडियन कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा मिलकर किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य विज्ञान और गणित में उपयुक्त संसाधन विकसित करना है। भाई मैथ्स और साइंस के लिए है, तुमने पहले भी पढ़ा है। विद्यालय शिक्षा के रुचि रखने वाले स्टेक होल्डर्स मुख्य 3 होते हैं। ये भी आया है बच्चों DSSB के एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि विद्यालय में रुचि रखने वाले, सेम यही लाइन आ गया कि स्टेक होल्डर्स कितने हैं। तो भाई 3 हैं। कौन कौन से हैं? विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट, अध्यापक यानी कि आप लोग, और अभिभावक यानी कि पेरेंट्स लोग। ठीक है, ये 3 जो होते हैं यही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। विद्यालय शिक्षा में रुचि रखने वाले स्टेक होल्डर्स मुख्य 3 होते हैं, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स। बस यह सामग्री मराठी भाषा में निर्मित की गई है। ऑब्वियस मराठी सरकार ने चलाया है तो मराठी भाषा में ही चलाई है ना। अब इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की इसको कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब ये क्या है, ये देखो तुमको समझाऊं मैं। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये क्या है? देखो शॉर्ट फॉर्म में समझ लो तुम इसे कि एक नॉर्मल बच्चा और एक विकलांग बच्चा या विशेष बच्चा, तुम कुछ भी कह लो, उनको एक साथ एजुकेशन देना ही समावेशी शिक्षा है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, और तुम इसे पढ़ लो। हाँ, शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार कई अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं में प्रकट हुआ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय घोषणा जिसमें यह मुद्दा सामने आया था वो था चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन 1942। ठीक है, हमारे देश की आज़ादी से पहले आया था ये शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पहला कब आया था? तो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इतना याद रखना, 1942 में आया था। बच्चों की शिक्षा का दायित्व किसका है? अभिभावकों का है, ये भी याद रखना। संयुक्त राष्ट्र के बच्चों के अधिकार पर सम्मेलन हुआ था, 1992 में हुआ था, जिसमें कि जितने भी देश ने भाग लिया था बच्चों, उसमें से 107 देशों ने सबके लिए शिक्षा पर अपने आधिकारिक वचनबद्धता दी थी। मतलब एक्सेप्ट किया था कि हाँ, जो सबके लिए शिक्षा है उसमें ये जो 107 देश है उस सबने बोला था कि हाँ, हम इसमें अपना योगदान देंगे, हम भी उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कब हुआ था ये हुआ था 1992 में। ठीक है, सबके लिए शिक्षा पर कितने देशों ने अपनी वचनबद्धता दी थी? 107।
सिलेमा का कथन, उसने भी इसके लिए ये समावेशी शिक्षा के लिए उसने कुछ कहा है, जिसको आप पढ़ लो एक बार। क्या कहा है उन्होंने, देखो ये इतना है, ये आप देख लो, ठीक है। और उसके बाद है बच्चों समावेशी शिक्षा के लाभ। अब ये समावेशी शिक्षा के लाभ, इसमें कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही, बस मैं तुम्हें ये पॉइंट समझा देती हूँ। संसाधनों का कुशल प्रयोग, लागत प्रभाविता और विकेंद्रीकरण, ठीक है। बस ये 3 है, उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें लगे तुम्हें पढ़ना हो तो तुम्हें अगर पढ़ लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। एक समावेशी विद्यालय का कक्षा, ये भी नॉर्मल है, इसमें भी कुछ ऐसे समझाने का नहीं। हाँ ये समझो, सर्व शिक्षा अभियान के ढांचे के अंतर्गत प्रत्येक निःशक्त बच्चों को प्रतिवर्ष हर साल 1200 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन देखो क्या कह रहा है ये, पूरा मैं तुम्हें समझा देती हूँ। ये कह रहा है कि जो निःशक्त बच्चे हैं, ठीक है, उनको 1200 रुपये गवर्नमेंट देगी साल में, ठीक है, लेकिन हर साल। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्चे को हर साल ये 1200 रुपये बच्चे को देना ही देना है। आप उसको विद्यालय में, निवास स्थल में या गांव स्तर पर समावेशी शिक्षा के लिए यूज़ कर सकते हो। कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्चों को ही देना है। एग्जाम्पल के लिए देखो, आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, तो सपोज करो 40 में से मान लो 5 बच्चे ऐसे हैं बच्चों जिसको सुनने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, नहीं सुन पाते हैं। तो आप क्या करोगे कि आप उन 5 बच्चों के लिए आप क्या करोगे कि ना छोटी सी आप एक स्पीकर खरीद लोगे, ठीक है। आप जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया, आपने वो मिलाया और उससे एक स्पीकर खरीद लिया। अब जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होती है उनको अपने साथ बिठाया, स्पीकर को उनके सामने रखा और आपने पढ़ाना शुरू किया। तो ये हो गया ना समावेशी शिक्षा के लिए पैसे खर्च कि आपने मिलकर, नॉर्मल क्लास में पढ़ेंगे बच्चे, लेकिन उनके लिए आपने सब एक बच्चे को देने की जगह आपने सारे बच्चों के लिए स्कूल में ही वो पैसे लगा दिए। और किस पे लगाए बच्चों, समावेशी शिक्षा पर लगाए। यही कह रहा है कि बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, आप उसको स्कूल में या निवास स्थल पर या गांव स्तर पर कहीं भी समावेशी शिक्षा के लिए यूज कर सकते हो। कितने, जो 1200 रुपये प्रतिवर्ष गवर्नमेंट देती है बच्चे को, ठीक है। लेकिन बच्चे को देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी याद रखना। उसके बाद आ जाता है बच्चों आपका बाल अधिकार में, विद्यालय में बाल अधिकार को सुरक्षित रखना, NCPCR। मार्च 2007 में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। कब, मार्च 2007 में, ठीक है। NCPCR, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, मत भूलना, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। आगे तुम जितने भी ब्लॉक्स करोगे, इन सब में जितने भी अभी तुम ये ना शॉर्ट फॉर्म कर रहे हो, उस सब जो आने वाला है रिकॉल करो इन सबको। NCPCR, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, कब आया, मार्च 2007 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक बच्चे से अभिप्राय है कोई 18 साल का उम्र तक के जो बच्चे हैं वो बच्चे ही कहलाएंगे, ठीक है। 18 साल तक कोई भी मानव जो है वो बच्चे की कैटेगरी में ही आएगा। ये इसमें DSSB में क्वेश्चन आ चुका है कि बच्चे की आयु उसमें कितनी निर्धारित की गई है। तो भाई 18 साल तक, 18 साल के बाद ही ना वो ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID कार्ड बनता है ना, क्योंकि 18 साल तक उसको बच्चे की कैटेगरी में रखा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है और गवर्नमेंट ने, हमारी जो भारतीय गवर्नमेंट है उन्होंने इसको स्वीकारा है। और ये भारतीय गवर्नमेंट में भी 18 साल के बच्चों तक, 18 साल तक के लोगों व्यक्ति को बच्चे की कैटेगरी में रखा गया, बस इतना याद रखो, ठीक है। ये आया हुआ एग्जाम में बच्चों 18 साल वाला। भारत का संविधान सभी बच्चों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है। भारत का संविधान सारे बच्चों को, वो अधिकार कौन कौन से हैं, 21A 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को प्रारंभिक एजुकेशन देना कंपलसरी है। आर्टिकल 24 14 वर्ष की आयु तक कोई भी खतरनाक काम बच्चे नहीं करेंगे। आर्टिकल 39E कुप्रयोग किए जाने वाले आर्थिक आवश्यकताओं के कारण ऐसे व्यवसाय में जाने जो उनकी आयु या ताकत के लिहाज से उपयुक्त ना हो तो उनसे सुरक्षा का अधिकार। आर्टिकल 39A एक स्वस्थ तरीके से पढ़ने के लिए समान अवसरों तथा सुविधाओं का अधिकार। आर्टिकल 39F, ठीक है। और देखो इसके अतिरिक्त उनके अधिकार भारत के किसी भी नागरिक के अधिकार के समान है, चाहे वो आदमी हो, पुरुष हो, प्रौढ़ हो, कैसा भी क्यों ना हो, बिल्कुल मतलब बड़े लोगों के समान ही है। पहला समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 पॉलिटिकल साइंस में तुमने किया होगा ना, 6 मौलिक अधिकार। और अनुचित भेदभाव या अनुचित पक्षपात के विरुद्ध अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या उचित कानूनी प्रक्रिया का अधिकार। आर्टिकल 21, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। कमजोर वर्गों को, आर्टिकल 46 तुमने भी पढ़ा था ना, अनुसूचित जनजाति, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध बचाए जाने का अधिकार। कमजोर वर्ग उन्हें ही बोला गया जो अनुसूचित जाति और जनजाति होते हैं, उनको कमजोर वर्ग यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। प्रलेखन तथा सरकार के सिविल सोसाइटी समूह के हस्तक्षेप के आधार पर बच्चे की सुरक्षा संबंधी कुछ मुद्दे सामने आए। ऐसी मतलब ऐसी चीज़ें जिससे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो वो है बच्चों लिंग आधारित पक्षपात, जाति आधारित भेदभाव, निःशक्तता, विद्यालय में शारीरिक दंड, ये सारे प्रॉब्लम्स ना गवर्नमेंट के सामने आई हैं, ठीक है।
और यह सुनिश्चित करना एक सिविल अध्यापक का दायित्व है कि विद्यालय के बच्चे के अधिकारों की सही तरीके से सुरक्षा हो और उनके साथ विद्यालय परिसर में कोई अन्याय ना हो पाए। ये दायित्व किसका है बच्चों? ये दायित्व है अध्यापक का, ठीक है, कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो सके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है। ये हो गया आपका बच्चों चैप्टर खत्म। अब आप करोगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 10, उसके बाद आपका ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा। फिर हम 502 शुरू करेंगे। 502 थोड़ी बड़ी भी है और इम्पॉर्टेंट तो खैर है ही है, जैसे ये है। तो तब तक के लिए बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। पढ़ते रहिए। बाय।